हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और अनकन्वेंशनल मशीनिंग के कंप्लीट कोर्स में ये आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4। तो अभी लेक्चर नंबर 3 तक मैंने आपको बताया था, 3 प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में कंप्लीट बताया था, तो आज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। तो कंप्लीट इसके बारे में आज आपको इस लेक्चर में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम स्पार्क जनरेट करेंगे और वो स्पार्क जो मटेरियल जो वर्क पीस का मटेरियल को रिमूव करने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक ये टूल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये टूल एज ए इलेक्ट्रोड काम करता है और यहाँ पे ये एक मैकेनिज़्म की तरह काम करता है। ये पूरा प्रोसेस मतलब यहाँ देखिए पिनियन लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है और सर्वो कंट्रोल लगा हुआ है। मतलब हम लोग कोई प्रोग्राम देते हैं कि हमें अपने इस टूल को वर्कपीस पर कैसे मूव कराना है। तो जैसे मान लो मुझे किसी वर्कपीस पर कोई कुछ लिखना है, राम लिखना है, तो राम लिखने के लिए आपको वर्कपीस को यही मतलब स्टेबल रखना होगा और टूल को नाम के टर्म में मतलब राम के टर्म में RAM इस प्रकार से टूल को मूव कराना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे मूव कराएंगे तो जहाँ जहाँ मूव कराएंगे वहाँ वहाँ वर्कपीस का मटेरियल रिमूव हो जाएगा और हमारा वही जो हमें लिखना था वो वर्कपीस पर लिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये टूल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पावर सप्लाई से टूल में करंट सप्लाई करते हैं और वर्कपीस और टूल के बीच में इतना डिस्टेंस रखते हैं कि यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो जाए। और ये स्पार्क बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, रैपिडली ऑकरिंग स्पार्क होती है, मतलब बहुत ही जल्दी स्पार्क जनरेट होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो वर्कपीस का मटेरियल है वो एवोपरेट, मेल्ट और एवोपरेट दोनों हो जाता है। और जो जैसे ही मटेरियल इवोपरेट और मेल्ट होगा ये हमें वर्कपीस पर जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो और यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक के वर्क क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या करता है, जब हमारा ये मटेरियल मेल्ट और इवोपरेट होगा तो इसके जो चिप्स के रूप में बाहर निकलेगा, तो जो चिप्स को वर्कपीस पर रहने नहीं देता है, ये मतलब इसको रोटेट करा के इसको चिप्स को यहाँ से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से जिससे यहाँ इसकी सरफेस पे मशीनिंग करने में कोई इसको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आपको वर्कपीस पता चल गया, डाइलेक्ट्रिक का वर्क समझ में आ गया, टूल का समझ में आ गया और ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में स्पार्क जनरेट होती है। तो नेक्स्ट है आपका तो यहाँ हम कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो इन EDM द मटेरियल रिमूवल रेट ड्यू टू इरोजन, मतलब यहाँ पे मटेरियल रिमूव होता है वो इरोजन के कारण होता है। ड्यू टू रैपिडली ऑक्यूरिंग स्पार्क, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक स्पार्क जनरेट करेंगे, उसकी रैपिडली वो भी स्पार्क जनरेट करेंगे जिसकी वजह से मटेरियल रिमूव हो रहा है। और स्पार्क कहाँ जनरेट हो रहा है, बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। तो द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे मैकेनिज्म बताएंगे मटेरियल रिमूव होने का, इज मेल्टिंग एंड इवोपरेशन। जो वर्कपीस का मटेरियल है वो मेल्ट भी हो रहा है और इवोपरेट भी हो रहा है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ जब स्पार्क जनरेट हो रही है तो हाई टेम्परेचर तो जनरेट होगा ही। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ EDM डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। तो बेसिक प्रिंसिपल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में स्पार्क जनरेट होगी जिसकी वजह से हमारा मटेरियल है वो मेल्ट और एवोपरेट हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है वो 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये डिपेंड करता है कि आपके वर्कपीस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। उसी हिसाब से हम करंट और टाइम, स्पार्क का टाइम देंगे तो वो हमारा उतना टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पार्क कितनी रखते हैं, बेसिकली इसमें जनरल ये बता रहा हूँ, जनरल होता है 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक।
और फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पार्क 200 से 500 किलो हर्ट्ज तक हम लोग फ्रिक्वेंसी जब देते हैं तब हमारा टेम्परेचर इतना जनरेट होता है। और इस और स्पार्क का गैप अगर कोई पूछे तो वो होता है 0.25 से 0.5 mm, मतलब वर्कपीस और टूल के बीच में डिस्टेंस जितने डिस्टेंस में हमारी स्पार्क जनरेट हो सकती है वो 0.25 टू 0.5 mm रखते हैं। और जो पावर यूज्ड होती है वो 30 से 250 वोल्ट का डीसी पावर इसमें यूज होती है। तो इतना सब इनपुट देने के बाद जो हमें एमआरआर मिलता है वो 300 से 500 mm³ पर मिनट का एमआरआर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैंने बताया था क्यों यूज़ करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। क्योंकि ये एक्ट करता है व्हीकल की तरह। कैसे व्हीकल की तरह? क्योंकि जो चिप्स जनरेट होती हैं उसको वहाँ से बाहर हटाने के लिए, मतलब उसको वहाँ से ले जाके दूसरी जगह फेंकने के लिए, तो ये एज अ व्हीकल यूज़ होता है फॉर चिप। और ये जब चिप्स नहीं रहेंगी वहाँ पे, क्लीन रहेगा सरफेस, तो हमारा एमआरआर भी इंक्रीज़ होगा। तो इट इंक्रीज एमआरआर। और अगर हम जो स्पार्क जनरेट कर रहे हैं तो हमारी सरफेस पर कुछ हीट जनरेट होती है, तो बाय कन्वेक्शन जो फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से ये हीट को भी कैरी कर लेता है और हीट को ट्रांसफ़र कर देता है ईजिली। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम। तो जो डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए वो लो विस्कोसिटी। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो है डाइलेक्ट्रिक की वो है गुड कूलिंग एबिलिटी। इसका जो कूलिंग है, मतलब हीट को कैरी करना है तो इसका कूलिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और चिप्स को ले जाके कहीं और छोड़ना है तो इसके लिए विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए। टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे ऑपरेटर को प्रॉब्लम होगी। केमिकली स्टेबल होना चाहिए और कॉस्ट कम होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये सभी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक में होनी ही चाहिए। तो कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं? लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कोरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, सिलिकॉन ऑयल भी यूज़ करते हैं, और कुछ अदर हाइड्रोकार्बन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ डाइलेक्ट। ठीक है। टूल मटेरियल, अब आती है बात टूल मटेरियल की। तो द मोस्ट कॉमन टूल मटेरियल जो इसमें यूज़ करते हैं वो कॉपर, ब्रास, ग्रेफाइट, कास्ट आयरन और स्टील, ये सभी टूल मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं। सिलेक्शन ऑफ टूल मटेरियल इज़ डिपेंड अपॉन वियर रेशियो, मतलब हमें कितना वियर रेशियो चाहिए, एमआरआर ऑफ ए टूल वियर, कि जितना रिक्वायर्ड हमारा एमआरआर मिल जाए और हमारा टूल वियर कम से कम हो, इस प्रकार हम लोग टूल मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और हमें कॉस्ट भी कम पड़े। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग टूल मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में देखिए, ब्लाइंड एंड कॉम्प्लेक्स कैविटी कैन बी कट। तो इसमें देखिए ब्लाइंड कैविटी भी कट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स शेप में कैविटी कट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ सर्वो मोटर लगी हुई है, गियर पिनियन सभी लगे हुए हैं, तो हम लोग टूल को ईजिली मूव कर सकते हैं। एमआरआर काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें, सरफेस फिनिश इसमें बहुत अच्छी मिलती है, ये इसका काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, इसमें स्पार्क जनरेट हो रही है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, तो हम लोग इंसुलेटर मटेरियल की मशीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारा मशीनिंग नहीं हो पाएगी। और इसमें हाई स्पेसिफिक एनर्जी का कंजम्पशन होता है, क्योंकि स्पार्क को जनरेट करने के लिए ही आपको हाई पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हाई एनर्जी कंजम्पशन इसमें हाई होता है। एप्लीकेशन, जब इसमें एनर्जी कंजम्पशन हाई होता है तो इसका एप्लीकेशन हम लोग अच्छी जगह ही करेंगे, मतलब सोफिस्टिकेटेड जगह, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में। और ये इसका यूज़ करते हैं एक्सट्रूजन वायर ड्राइंग में कि डाई मेकिंग में। देखिए जो एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग की जो डाई होती है वो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम बनती है, फिर उसके बाद हम लोग कई सारे एक्सट्रूजन डाई हमेशा यूज़ करते रहते हैं उस डाई को। तो अच्छी क्वालिटी के लिए हम लोग इसका ईडीएम मशीनिंग का यूज़ करते हैं डाई मेकिंग के लिए। और इसका यूज़ करते हैं फॉर मशीनिंग ऑफ हार्ड एंड सुपर एलॉय। हार्ड एंड सुपर एलॉय अगर होंगे तो हम उसमें इसी मशीनिंग का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ईडीएम। तो बेसिकली इन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का ये मतलब है कि आपको सारे प्रोसेस का
पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है और इस प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है और वो क्यों यूज होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके से हो जाएंगे। और इससे न्यूमेरिकल नहीं आते, जो एक दो अनकन्वेंशनल मशीनिंग हैं जिससे न्यूमेरिकल आते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।